मुक्तिबोध एकेडमी, सपनों से चयन तक। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को पूरी तरह से कंठस्थ करने वाले हैं। मतलब ये कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि एक गंभीर ऑडियो रिवीजन क्लास है। एकदम सही। और देखिए, अध्ययनकर्ताओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि 1839 से लेकर 2012 तक के जो इतिहास ग्रंथ है ना, वे महज किताबों की कोई सूची नहीं है। हाँ, बिल्कुल। असल में ये हिंदी भाषा की अपनी पहचान खोजने की एक पूरी क्रमिक यात्रा है। मतलब कैसे एक भाषा खुद को स्थापित करती है, ये उसका दस्तावेज है। हाँ, और इसीलिए मेरी सभी छात्रों से गुजारिश है कि वे मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, क्योंकि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को बार बार दोहराएंगे। ये हमारी रिपीटिशन टेक्निक होगी, ताकि हर तथ्य हर वर्ष दिमाग में एकदम छप जाए। ये बहुत कारगर तरीका है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए इस पूरी समय सारिणी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विदेशी और आरंभिक प्रयासों की। जो 1839 से 1923 तक का कालखंड है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसी भारतीय ने नहीं लिखा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विडंबनापूर्ण सत्य है। मतलब हमारी भाषा का इतिहास विदेशी विद्वान लिख रहे थे। बिल्कुल। 1839 में एक फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द तासी ने किताब लिखी, इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये कि तासी ने इसे फ्रेंच में लिखा था, और ये वर्णानुक्रम में था, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे डिक्शनरी होती है। तो हमारा पहला मेमोरी चेक पॉइंट है 1839, गार्सा द तासी। इसे याद रखना है। इसके बाद 1848 में मौलवी करीमुद्दीन आते हैं। जी, उनकी किताब थी तज़किरा शुआराई हिंदी, जिसे तबका शौराई भी कहा जाता है। बिल्कुल। और फिर काफी समय बाद 1873 में जाकर पहला भारतीय प्रयास होता है महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। हाँ, ये एक तरह से अपनी भाषा पर अपना दावा ठोकने जैसी बात थी। सही कहा। और इसी कड़ी में 1883 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखी। लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1888 द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। एकदम। जॉर्ज ग्रियर्सन की ये किताब मील का पत्थर है। मैं इसे दोबारा दोहरा दूं, 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन। अच्छा, मैं एक उपमा के बारे में सोच रही थी। गार्सा द तासी और ग्रियर्सन का इतिहास लिखना ऐसा ही है ना, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हमारे घर का नक्शा बना रहा हो। बहुत ही सटीक उपमा है ये। बाहरी व्यक्ति नक्शा तो बना रहा है, लेकिन वो कमरों की अहमियत नहीं समझता। हाँ, ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन जरूर किया था, जो एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके बाद 1919 और 1914 में 2 भागों में हिंदी कोविद रत्नमाला आई, जो श्याम सुंदर दास की थी। और फिर 1913 में मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिश्र बंधु विनोद ने पहली बार एक बहुत बड़ा ढांचा खड़ा किया। और छात्रों को याद रखना चाहिए कि मिश्र बंधु में 3 नाम आते हैं: गणेश, श्याम और शुकदेव। गणेश, श्याम और शुकदेव। बहुत बढ़िया। और इस शुरुआती दौर के कुछ और नाम भी हैं, जैसे 1917 में एग्विन ग्रीव्स का द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हाँ, और 1920 में एफिके, जिन्हें हम एफिके कहते हैं, उनका हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। बिल्कुल। और इस कालखंड के आखिर में 1923 में 2 महत्वपूर्ण किताबें आती हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य का विमर्श और वियोगी हरि का ब्रजमाधुरी सार। तो ये जो 1923 तक का समय था ना, ये एक तरह से जमीन तैयार करने का समय था। मतलब एक नींव बन रही थी। और उस नींव पर एक भव्य इमारत खड़ी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो हमारा दूसरा कालखंड है, 1924 से 1934 तक का समय। बिल्कुल, इसे हम आचार्य शुक्ल का युग कह सकते हैं। अब इतिहास लेखन महज सूचियों से आगे बढ़कर एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक रूप ले रहा था। 1924 में श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास आता है। फिर 1927 में गौरीशंकर द्विवेदी की सुकवि सरोज और 1928 में रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी। लेकिन अब आता है हमारा सबसे बड़ा मेमोरी चेक पॉइंट, 1929। बिल्कुल,
1929 रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। छात्रों, इस नाम और वर्ष को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, 1929 रामचंद्र शुक्ल। और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि इन्होंने पहली बार जनता की चित्तवृत्ति को साहित्य से जोड़ा, मतलब साहित्य को समाज का दर्पण माना। हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। 1929 में शुक्ल जी का इतना बड़ा ग्रंथ आने के बाद अचानक 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल और 1932 में ब्रजरत्न दास ने भी बिल्कुल उसी नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से ही अपने ग्रंथ क्यों निकाले? यह बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, शुक्ल जी ने एक ऐसा मानक, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि बाकी लोग अब उसी को आधार बना रहे थे। ये नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया था। अच्छा, मतलब वो शुक्ल जी की खींची हुई लाइन को ही आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। और इस दौर में संस्थागत विकास भी हो रहा था। जैसे 1930 में श्याम सुंदर दास की हिंदी भाषा और साहित्य आई, और उसी साल सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी भाषा का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। और 1931 की बात करें तो हरियोध जी यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय का हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास प्रकाशित हुआ। और 1931 में ही बनारस से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास निकला, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास और नंद दुलारे वाजपेयी थे। हाँ, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी एक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है। फिर 1933 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की 2 किताबें आती हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का इतिहास। और 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। इसी समय के कुछ अन्य नाम भी हैं जो छात्रों को याद रखने हैं। गौरीशंकर सत्येंद्र की साहित्य की झांकी और राहुल सांकृत्यायन की 2 कृतियां, पुरातत्व निबंधावली और हिंदी काव्यधारा। तो ये जो दशक था ना, इसने हिंदी साहित्य को एक अकादमिक अनुशासन बना दिया। बिल्कुल। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे कालखंड की तरफ, आलोचनात्मक विमर्श और विविध दृष्टिकोण। ये 1937 से 1960 तक का समय है। हाँ, इस दौर में इतिहास को सिर्फ एक कालक्रम की तरह नहीं देखा गया, बल्कि उसकी आलोचना की जाने लगी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को टटोला गया। तो 1937 में गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास आता है, और फिर 1938 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आती है, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इस किताब पर मैं विशेष जोर देना चाहूंगी। इसके बारे में हम अपने एक्स्ट्रा नोट सेक्शन में बहुत गहराई से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधे और गहरे सवाल बनते हैं। बिल्कुल करेंगे। और फिर 1939 में हमें राजस्थानी साहित्य पर एक बड़ा काम दिखता है। मोतीलाल मिनारिया की 3 किताबें, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी भाषा और साहित्य, और राजस्थान का पिंगल साहित्य जी। और 1939 में ही इंद्रनाथ मदान का मॉडर्न हिंदी लिटरेचर भी आया। अब आता है हमारा अगला मेमोरी चेक पॉइंट। छात्रों, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों को एक साथ याद करेंगे। हाँ, और इनका क्रम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल। तो ध्यान दें, 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 में हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और 1952-53 के आसपास हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों किताबें इसलिए खास है क्योंकि द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के नजरिए को चुनौती दी थी। उन्होंने परंपरा और लोक संस्कृति को बहुत महत्व दिया। एकदम सही। और इसी दौर में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और ब्रजरत्न दास का खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की 2 प्रमुख किताबें आईं, आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदुई साहित्य का इतिहास। श्री कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा, और 1942 में नंद दुलारे वाजपेयी जी की 2 बहुत ही प्रमाणिक किताबें आती हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक हिंदी साहित्य। वाजपेयी जी ने छायावाद को स्थापित करने में बड़ा रोल निभाया था। और 1951 में परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा प्रकाशित हुआ। और 1960 के आते आते हमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत देखने को मिलता है। साथ ही 1960 में नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन भी आया। और इसी विमर्श में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, मैनेजर पांडे का, जिनकी पुस्तक है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि। तो ये जो पूरा कालखंड था, इसने हमें ये सिखाया कि इतिहास को देखने के कई चश्मे हो सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी मुख्य कालखंड पर, वृहद इतिहास और नए युग के विमर्श, जो 1961 से 2012 तक चलता है।
अब इतिहास लेकिन विशालकाय होने लगा था, मतलब वृहद स्तर पर काम होने लगा। हाँ, जैसे 1961 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा डॉक्टर नगेंद्र के निर्देशन में हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में प्रकाशित हुआ। 16 भाग! आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। और 1965 में गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आता है। और फिर 1973 की वो किताब जो लगभग हर छात्र पढ़ता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल हैं। इसके बारे में भी हम एक्स्ट्रा नोट्स में एक मजबूत फैक्ट चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आया। जी, और 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। और उसी दौरान वासुदेव सिंह का हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास भी आया। फिर 1996 में बच्चन सिंह की बहुत चर्चित किताब आई, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हाँ, दूसरा इतिहास, मतलब पुराने ढर्रे को तोड़ने की कोशिश। और ये तोड़ने की कोशिश 2000 के दशक में एकदम मुखर हो जाती है। 2003 में सुमन राजी ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और 2004 में नीलाभ के संपादन में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास आया, और मोहन अवस्थी का हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास। और 2012 में नीरजा माधव की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आती है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। साथ ही रामकिशोर शर्मा का हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास। मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये आधा इतिहास और ओझल नारी इतिहास के बीच क्या संबंध है? देखिए, ये बहुत गहरा विमर्श है। सुमन राजे का आधा इतिहास और नीरजा माधव का ओझल नारी इतिहास, ये दोनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मुख्य धारा के इतिहास में महिलाओं के योगदान को, मतलब उनके लेखन को, हाशिए पर रखा गया था। अच्छा, मतलब जो इतिहास लिखा गया वो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान नजरिए से था। एकदम सही। ये किताबें उसी खालीपन को भरती हैं। ये बताती हैं कि नारी विमर्श के बिना कोई भी इतिहास पूरा नहीं हो सकता, वो आधा ही रहेगा। ये वाकई एक बहुत जरूरी दृष्टिकोण है। तो छात्रों, यहाँ हमारा मुख्य कालक्रम तो पूरा होता है, लेकिन जैसा कि मुक्तिबोध एकेडमी का नियम है, असली खेल तो अब शुरू होगा। हाँ, हमारी एक्स्ट्रा नोट्स वाली क्लास। बिल्कुल, वो किताबें जहाँ से सबसे गहरे सवाल बनते हैं। चलिए कुछ अतिरिक्त और विशिष्ट ग्रंथों की सूची को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कुछ अलग प्रवृत्तियों वाली किताबों को देखें तो टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य आता है। क्या इसमें कोई विशेष संदर्भ है? हाँ, इसमें धार्मिक विद्वेष का काफी महत्वपूर्ण संदर्भ मिलता है। और इसी तरह एक और किताब है गंगा प्रसाद सिंह की हिंदी के मुसलमान कवि। और डॉक्टर नगेंद्र की रीति काव्य की भूमिका भी इसी श्रेणी में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। और आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो अज्ञेय का ग्रंथ है हिंदी साहित्य पूर्व आधुनिक परिदृश्य। अच्छा, और एक किताब जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, माता प्रसाद गुप्त की हिंदी पुस्तक साहित्य। कहा जाता है कि इसमें आधुनिक साहित्य का बीजारोपण है। एकदम सही कहा आपने, ये बहुत ही मौलिक स्रोत था। और अगर हम काव्यशास्त्र की बात करें तो भगीरथ मिश्र की 2 किताबें बहुत जरूरी हैं, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास और हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। बिल्कुल, और छात्रों को प्रभाकर माचवे की हिंदी साहित्य की अधूरी और रामचंद्र तिवारी की हिंदी गद्य साहित्य भी याद रखनी चाहिए। हाँ, और अगर हम संप्रदायों की बात करें ना तो प्रभुदयाल मीतल का चैतन्य मत और ब्रज साहित्य और विजयेंद्र स्नातक का राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। और क्षेत्रीय इतिहास में चंद्रकांत बली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास भी शामिल है। इसके अलावा कुछ बहुत बड़े विचारकों की किताबें भी हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की भारतीय इतिहास की अंतर्दृष्टि। हाँ, और 1971 में हरदेव बहारी का प्राकृत साहित्य का इतिहास आया था। और नामवर सिंह को तो हम भूल ही नहीं सकते, उनकी आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां और दूसरी परंपरा की खोज। बिल्कुल, और साथ ही रामविलास शर्मा की भारतीय साहित्य की भूमिका। तो ये सभी नाम हमारे छात्रों के नोट्स में दर्ज हो जाने चाहिए। बिल्कुल हो जाने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्स्ट्रा 2 सेक्शन की तरफ। यहाँ हम 3 बहुत ही खास तथ्यों का डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1938 में आई रामकुमार वर्मा की किताब हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की। हाँ प्रतियोगी छात्रों, यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए।
ये एक मेमोरी चेक पॉइंट है। वर्मा जी का यह आलोचनात्मक इतिहास असल में 7 प्रकरणों में विभक्त है। 7 प्रकरणों में। लेकिन इसे एक अधूरा ग्रंथ क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यह सिर्फ 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही विवरण देता है। मतलब इसमें केवल आदिकाल और भक्तिकाल है। रीतिकाल और आधुनिक काल तक तो ये पहुंचता ही नहीं है। ओहो, मतलब सिर्फ 1693 से 1693? छात्रों, इसे 2 बार लिख लीजिए। और इसमें सिद्धों और नाथों के बारे में भी कुछ खास बात है ना? बिल्कुल। वर्मा जी ने सिद्धों और नाथों के साहित्य को संधिकाल का नाम दिया। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक आक्रामकता थी, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने तो उस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहकर इतिहास से बाहर ही कर दिया था। अच्छा, तो वर्मा जी ने उसे वापस इतिहास में जगह दी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये। अब हमारे दूसरे एक्स्ट्रा 2 पॉइंट पर आते हैं। 1973 में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल का हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, और यहाँ विद्यार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि नगेंद्र इसके लेखक हैं। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल इस पुस्तक के संपादक हैं, लेखक नहीं। ये अलग-अलग विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए लेखों का एक संकलित और संपादित रूप है। ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन है। वे संपादक हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी डीप डाइव 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की भाषा और संवेदना को जोड़ने वाले इस बेहतरीन काम के लिए इसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान मिला था। अरे वाह, व्यास सम्मान! मतलब ये सिर्फ एक इतिहास ग्रंथ नहीं, बल्कि साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। एकदम। और अन्य पुरस्कार भी इसे मिले हैं। तो इसी के साथ हमने 1839 से 2012 तक के पूरे सफर को डिकोड कर लिया है। सारे तथ्य, वर्ष और नाम। हाँ, और मुझे लगता है कि इस चर्चा के अंत में अध्ययनकर्ताओं के लिए गहरा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्या है वो विचार? देखिए, इतिहास कभी स्थिर नहीं होता। मतलब 1839 में फ्रेंच भाषा में गारसा द तासी ने एक वर्णमाला की सूची से जो परंपरा शुरू की थी, वो 2012 में नीरजा माधव के ओझल नारी इतिहास के विमर्श तक पहुंच गई। हाँ, बिल्कुल, बदल गई। तो सोचने वाली बात यह है कि जब अगला इतिहास लिखा जाएगा तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या होगा? मतलब इस डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया और एआई का बोलबाला है, क्या भविष्य के इतिहास में इन आभासी पन्नों को भी वही जगह मिलेगी जो कभी भोजपत्रों को मिली थी? अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है। इतिहास का अगला पन्ना कैसा होगा? बिल्कुल। तो चलिए छात्रों, इसी विचार के साथ और अपने तथ्यों की मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ते रहिए। आखिरकार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सफलता तथ्यों की पकड़ में ही है। आज के लिए बस इतना ही। मुक्तिबोध अकेडमी सपनों से चयन तक की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।